हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी आई ड्यू पॉइंट बाय शिवानी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, यूनिट 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये चैप्टर आता है हमारा कम से कम 5 मार्क्स में। तो हमारा पहला पॉइंट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या क्या होती है हमारी। तो इसमें लिखते हैं हमारी इन्वेंट्रीज में 5 चीजें कवर होती हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल, नेक्स्ट होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, सी पॉइंट होता है हमारा फिनिश गुड्स, फिर स्टॉक एंड ट्रेड, और फिर आते हैं हमारे लूज डोज, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है हेल्ड फॉर कंजप्शन। मतलब हम अपना रॉ मटेरियल जो होता है वो हम अपने यूज़ के लिए लाते हैं, वो हम आगे सेल के लिए पर्पज से नहीं होता ये सारा काम हमारा। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है हमारा, सेमी फिनिश गुड्स को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि हमारे किस यूज़ में आता है, फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए। ये भी हमारा सेल के लिए नहीं होता है। ये रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस ये यूज़ होते हैं, दोनों के दोनों हमारे फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा हमारा, सेमी फिनिश गुड्स। अब आता है हमारा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, हेल्ड फॉर सेल। या तो ये क्लोजिंग स्टॉक में काम आते हैं, हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पास कितने फिनिश गुड्स लास्ट में बचे, या फिर हमने कितना सेल किया है। स्टॉक एंड ट्रेड ये भी हमारा हेल्ड फॉर सेल ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि फिनिश गुड्स और स्टॉक एंड ट्रेड ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। फिनिश गुड्स क्या होता है हमारा कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सेल पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स होते हैं, सेमी फिनिश गुड्स, जो कि जिनसे बनता है हमारा फिनिश गुड्स। लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड जो होता है वहाँ पे हम परचेज करते हैं गुड्स कहीं और से और उसके बाद उसे सेल करते हैं। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये भी हमारा सेल के पर्पज से यूज होता है, फॉर सेल। अब यहाँ एक बात और है, ये तीनों पॉइंट स्टार्टिंग के रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स ये होते हैं हमारे मैन्युफैक्चर के लिए, मैन्युफैक्चर एंटिटीज के लिए। और स्टॉक इन ट्रेड और लूज टूल्स होते हैं हमारे ट्रेडिंग एंटिटीज के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ हम ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, ट्रेडिंग एंटिटीज़ के लिए। यहाँ हमने क्या कर रखा है, यहाँ हमने पहले से ही फिनिश गुड्स कहीं से मंगा रखे हैं और उनको हम सेल कर रहे हैं। और ऊपर वाले में मैन्युफैक्चर एंटिटीज़ क्या करती है, ये रॉ मटेरियल अलग परचेज करती है, उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और स्टॉक एंड ट्रेड फिनिश गुड्स बने बनाए मिले और सिर्फ हमें आगे सेल करना है उन्हें। ये तो देख लिया हमने कि हमारी इन्वेंट्रीज क्या क्या पॉइंट्स कवर करती है। अब देखते हैं हमारी इन्वेंट्रीज कौन कौन से पॉइंट कवर नहीं करती। पॉइंट नंबर 2, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल। किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है ये, सबसे पहले नेचुरल प्रोड्यूस लाइक फॉरेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जंगल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इन सबको हम अपनी इन्वेंट्री नहीं मानते। नेक्स्ट पॉइंट, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में क्या आते हैं हमारे जानवर, पशु पक्षी, ये भी हम अपनी इन्वेंट्री नहीं मानते। नेक्स्ट आता है हमारा कोल, आयरन, माइंस, ये भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में कवर नहीं करता है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक शेयर्स,
डिबेंचर्स। ये जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री नहीं मानते, क्योंकि ये कवर होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इनकी वैल्यूएशन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये भी हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कवर नहीं होता है, ये कवर होता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहला पॉइंट में हमने क्या देखा कि हमारी इन्वेंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। और कौन कौन सी हमारी इन्वेंट्री नहीं होती, नेचुरल प्रोड्यूस लाइक फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक यानी कि पशु पक्षी, कोल, आयरन माइंस एक्सेट्रा, ये हमारा कवर नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये इसमें कवर नहीं होते, इनके लिए एक अलग सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये भी हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आता, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अब हम देखते हैं किस बेसिस पे हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करते हैं। लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है कि हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम वही लिखते हैं कॉस्ट या फिर एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। हाईलाइट कर देंगे कि इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हमारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को माना जाएगा। अब देखते हैं हम कि हमारी कॉस्ट क्या होती है। तो इसमें लिखते हैं हम परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये होती है हमारी कॉस्ट। और हमारी एनआरवी क्या होती है, एनआरवी होती है हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पे जब भी हम अपनी एनआरवी कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को माइनस करना होता है। इसका एग्जांपल लिखते हैं हम। हमने कोई गुड्स सेल किए और उसकी प्राइस आई, हमारी सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़। अभी क्या इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने जब एक प्रोडक्ट सेल किया तो उस पर हमने एक ब्रोकरेज भी दिया, तो और ब्रोकरेज की यहाँ पे कॉस्ट है 2%, जो कि फिक्स्ड है कि हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें ब्रोकरेज का कॉस्ट उसे देना ही पड़ेगा। और हमने एनआरवी में क्या पढ़ा अभी कि हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो हमारी यहाँ पे एनआरवी कितनी होगी, 120 रुपीज़ माइनस 2% ब्रोकरेज, और ये हमारा माइनस करके आता है 117.6 रुपीज़। ये हो जाएगी हमारी एनआरवी। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल 1। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इन्वेंट्रीज, हमें इन्वेंट्री गिवन है, हमें कॉस्ट गिवन है और एनआरवी गिवन है। हमें कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यूएशन। हमें इसकी कॉस्ट गिवन है 25, 76, 85, 45, 91 और एनआरवी गिवन है 27, 65, 83, 49, 87। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें से हमारी
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो वो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब पहले वाले केस में इन्वेंट्री ए है हमारी जिसकी कॉस्ट है 25 और एनआरवी है 27, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए 27। बी में क्या है 76 और 65 विच एवर इज लोअर 65। सी में 85 और 83 को हम वैल्यूएशन करेंगे। डी के लिए क्या है 45 और 49 45 को लेंगे। और ई में हमारी 87। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी ए में 25, बी में 65, सी में 83, डी में 45 और ई में 87। ऐसे करके हम अपनी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। तो इसका टोटल आ जाएगा 305 और यही होगी हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। अब देखते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे हमें दे रखा है 1 अप्रैल, हमें कॉस्ट दे रखी है इन्वेंट्री की 20 रुपीज़। फिर दे रखी है हमें यहाँ पे 10 अप्रैल में एनआरवी 25 रुपीज़। फिर उसके बाद 18 अप्रैल में एनआरवी 16 रुपीज़ और 30 अप्रैल एनआरवी दे रखी है हमें 18, जो कि है हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमें जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बतानी है वो हमें इस डेट पे बतानी है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है ये देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 1 अप्रैल। हमें बताना है कि यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी। हमें कॉस्ट गिवन है, एनआरवी हमें 3 डेट्स पे गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला मेथड हमारा होता है कि कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब हमारे पास कॉस्ट तो गिवन है हमें, लेकिन एनआरवी भी हमें गिवन है, वो भी 3 डेट्स की। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है हमारी 20 रुपीज़। अब जब भी हम एनआरवी देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल होगी हम उस डेट की एनआरवी चेक करेंगे। बाकी अगर मिडिल में या आगे पीछे में कोई भी एनआरवी गिवन होगी तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ना ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को जिस दिन हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल है, कितनी एनआरवी दे रखी है 18, तो हम क्या लिखेंगे और 18 रुपीज़। अब देखेंगे विच एवर इज लोअर 20 और 18, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 18 रुपीज़। ये भी खत्म। अब करते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में हमें दे रखा है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट 150 रुपीज़, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 165 रुपीज़, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 5 रुपीज़, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 15,000 यूनिट्स। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जहाँ हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है वही होती है हमारी एनआरवी। अब हमने एनआरवी में एक बात और पढ़ी थी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। तो हम क्या कर देंगे इसको माइनस करेंगे और अपनी एनआरवी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनआरवी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस कितने हमारा 165 और सेलिंग एक्सपेंसेस 5, तो हमारा एनआरवी कितना हो गया 160 रुपीज़। कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज़। अब हम क्या देखेंगे विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी
whichever is lower। तो कौन है यहाँ पे? कॉस्ट है 150 और एनआरवी है 160 और लोअर हमें पता है हमारा 150 है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट कैलकुलेट किया हमने 150 रुपीज़, और हमसे क्वेश्चन में पूछा कितने का था? 15,000 यूनिट्स का। तो हम क्या करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 150 रुपीज़, तो हमारा हो जाएगा 22,50,000 आंसर। अभी आपने देखा कि इन्वेंट्री जो कैलकुलेट होती है हमारी कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर कैलकुलेट होती है, लेकिन जब हम एनआरबी निकालते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस रहता है उस चीज़ का। अब अगर हमें वही अपनी कॉस्ट निकालनी हो रॉ मटेरियल की, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ अलग मेथड्स होते हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं इन्वेंट्री, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल। जब भी हम वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमेशा से आएगी हमारी कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। बट अगर हम वही बात करें अपने रॉ मटेरियल की, तो ये डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। पहले से लिखते हैं, whenever finished goods in which such raw material is incorporated is expected to be sold greater than equal to cost, तब हम क्या करेंगे, और whenever finished goods in which such raw material is incorporated is expected to be sold less than equal to cost, तब हम कैसे ट्रीट करेंगे? हाईलाइट करेंगे यहाँ पे कि अगर हमारा यहाँ पे रॉ मटेरियल देखते टाइम हम देखेंगे कि हमारा फिनिश गुड्स जिसमें हमारा रॉ मटेरियल लगाया गया है कि वो कैसे सोल्ड हो रहा है। अगर हमारा फिनिश गुड्स जो सोल्ड हो रहा है वो कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यू पे हो रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, और कॉस्ट से कम वैल्यू पे हो रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमारी सेल्स वैल्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, तो फिर रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट। और वहीं अगर हमारी सेल्स वैल्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है हमारे फिनिश गुड्स की जिसमें हमारे रॉ मटेरियल लगा है, तो हम देखेंगे रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, इन दोनों में भी विच एवर इज लोअर। और हमारी रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर रॉ मटेरियल। एक बार फिर से देखते हैं हम कि जब भी हम वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू या फिर फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं, जब भी हम वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और वहीं अगर हमें रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल में हमारे पास सेलिंग प्राइस तो होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। और वहीं हम क्या देखते हैं कि जो फिनिश गुड्स हम सेल कर रहे हैं
उसकी वैल्यू अगर हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम अपने उस रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पर। और वहीं अगर हमारी कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा है और सेल्स वैल्यू कम है तो हम कैसे करेंगे उसे वैल्यू, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। रिप्लेसमेंट प्राइस हमारा क्या होता है, हम मार्केट प्राइस देखेंगे उसी के सिमिलर गुड्स की कि क्या होती है। सबसे पहले हम इस वाले केस का एग्जाम्पल लेते हैं। रॉ मटेरियल वैल्यू इक्वल टू 10 रुपीज़ और यही रॉ मटेरियल से बनता है हमारा एक फिनिश गुड्स जिसकी सेल्स वैल्यू है हमारी 1600 और उसकी कॉस्ट है हमारी 1500। तो ये वाला केस वैलिड हो रहा है हमारा, सेल्स वैल्यू ज़्यादा कॉस्ट कम, सेल्स वैल्यू ज़्यादा कॉस्ट कम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा जो रॉ मटेरियल कैलकुलेट होगा वो किस बेसिस पे होगा, ऑन कॉस्ट। अब देखते हैं हम इस वाले केस में क्या होता है हमारा, जहाँ पे सेल्स वैल्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है। रॉ मटेरियल की वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज़, फिनिश गुड्स की सेल्स वैल्यू 1600 रुपीज़ और इसी की कॉस्ट है हमारी 1800 रुपीज़। और इसी क्वेश्चन में गिवन है हमारी रॉ मटेरियल, ये वैल्यू यहाँ पे हमारी कॉस्ट है और रॉ मटेरियल ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इज ₹8। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है सेल्स से, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है सेल्स से, तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ सिमिलर गुड विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यू लेंगे हम 8 रुपीज़ पर यूनिट। ये दोनों केसेस बहुत इजी थे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है एक चीज़ और, वर्क इन प्रोग्रेस। हम वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यू करते हैं वो करते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। लेकिन क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस भी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब हमारा फिनिश गुड्स बनता है और उसमें अगर जो कॉस्ट आ रही है और उसके अगर एनआरपी दे रखी है तो हम विच एवर इज लोअर करके कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं हमें कोई एडिशनल कॉस्ट दे रखी है उसकी, फॉर एग्जाम्पल वर्क इन प्रोग्रेस की हमें कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे 180 रुपीज़ और वहीं वर्क इन प्रोग्रेस में हमें एडिशनल एक्सपेंसेस या कॉस्ट हमने लगाई है टू प्रिपेयर फिनिश गुड्स, सपोज 20 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, तब भी हम अपने फिनिश गुड्स को ही देखेंगे कि हमारे फिनिश गुड्स की कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और इन दोनों में से जो भी अमाउंट विच एवर इज लोअर में आएगी, सपोज हमारी कॉस्ट दे रखी है हमें यहाँ पे 180 रुपीज़, एनआरवी है 120 रुपीज़। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फिनिश गुड्स की एनआरवी आ गई, वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट हमें दे रखी है ऑलरेडी 180 रुपीज़। अब हमें निकालनी है वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी, तो वो निकलेगी हमारी फिनिश गुड्स की एनआरवी से फिनिश गुड्स की जो हमारी एनआरवी आई है उसमें से माइनस करेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस के एक्सपेंसेस। तो यानी कि 120 रुपीज़ माइनस 20 इक्वल टू 100, ये आई हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी। अब हमारे पास कॉस्ट कितनी थी 180, एनआरवी हो गई हमारे पास 100। तो विच एवर इज लोअर, अब लेंगे हम यहाँ पे कि वर्क इन प्रोग्रेस में एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर कौन सा है, एनआरवी 100। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ हमारी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितनी आई 100 रुपीज़। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सबके समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 4। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, XY Limited has 1000 units
of pen as closing stock. Point number 1, purchase price 4 per unit. परचेज कितनी करी थी हमने? 10,000 यूनिट. पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर 30,000 रुपीज. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रुपीज 10,000. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रुपीज 70,000, जिसमें कि नॉर्मल कैपेसिटी है हमारी मशीन्स की 14,000 यूनिट्स की. नेक्स्ट, स्टोरेज कॉस्ट रुपीज 5,000. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रुपीज 3,000. और क्वेश्चन में कहा है हमसे फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट्स थी हमारी? यानी कि 1,000 यूनिट्स की हमें वैल्यू निकालनी है. और वो कैसे निकालेंगे? हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे सबकी और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 यूनिट से. तो सबसे पहले हमें परचेज प्राइस दे रखा है, फिर डायरेक्ट लेबर दे रखा है. हमें कितनी यूनिट्स परचेज करी थी? 10,000. यानी कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमें जो 30,000 दे रखी है वो कितनी यूनिट्स के लिए दे रखी है? 10,000 यूनिट्स के लिए. 10,000 हमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है कितनी यूनिट्स के लिए? 10,000 के लिए. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखी है. तो सबसे हम पहले क्या करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे सभी की. सॉल्यूशन. ओपनिंग यूनिट्स थी हमारी 10,000, मतलब ये थी हमारी एक्चुअल यूनिट्स. कितने प्राइस पे? @4 पर यूनिट. तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक्चुअल यूनिट्स कितनी हमारी? 4 रुपीज. उसके बाद हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में? डायरेक्ट लेबर कितना? 30,000. नेक्स्ट लिखेंगे हम डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कितने थे हमारे? 30. और एक्चुअल यूनिट कितनी थी? 10,000. तो पर यूनिट कितना आ जाएगा हमारा? 3 रुपीज. उसके बाद दे रखा था हमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000 रुपीज कितने? 10,000 यूनिट्स के लिए, यानी कि 1 रुपीज पर यूनिट. नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 70,000 यूनिट्स. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 70,000 रुपीज, जिसकी हमें नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है 14,000 यूनिट्स की. तो यहाँ पे हमारा जब भी हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करते हैं तो जितने भी हमारे रुपीस लगे और नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल,
इन दोनों में से लेते हैं हम विच एवर इज हायर। यहाँ हमें नॉर्मल वाली दे रखी थी 14,000 और एक्चुअल वाली दे रखी थी 10,000। क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मल कैपेसिटी 14,000 और एक्चुअल वाली कितनी थी 10,000, क्योंकि एक्चुअल में कितने का प्रोडक्शन हुआ है 10,000 यूनिट्स का। लेकिन हम यहाँ लेंगे विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से हायर कौन सा है 14,000। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 70,000 डिवाइडेड बाय 14,000, तो यह आ जाएगा हमारा 5 रुपीज पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी कितनी थी हमारी 5,000 और 3,000। ये हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालते हैं उस टाइम हम स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्वेश्चन में कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगी। और अब हम देखेंगे हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। कॉस्ट पर यूनिट, और इसके लिए हम कौन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे 4, डायरेक्ट लेबर वाली 3, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वाली 1 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वाली 5। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू यहाँ पर 13 रुपीज पर यूनिट। और हमसे क्लोजिंग स्टॉक के लिए कितना पूछा था, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1000 यूनिट्स का। इसका मतलब हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 13 रुपीज, यानी कि 13,000 रुपीज हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जो हमने स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं ली थी, इसके बारे में हम लिखेंगे एक पॉइंट, यहाँ लिखेंगे हम ऑलवेज एक्सक्लूड स्टोरेज कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट selling and distribution cost abnormal waste from valuation of inventory। यहाँ हमने पढ़ा कि हमें क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एबनॉर्मल वेस्ट। एबनॉर्मल वेस्ट मतलब एबनॉर्मल कॉस्ट को किस टाइम, जब हम वैल्यू कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री की। अब इसी से रिलेटेड कि हमें एबनॉर्मल वेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल 5, इसमें लिखते हैं हम परचेज inputs equal to 1000 units, normal loss 100 units, labor cost rupees 7,000, material cost rupees 10,000, abnormal loss 200 units, production overhead rupees 42,000। और फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स का। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जब हमें क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स गिवन हो तो और उसकी वैल्यू बतानी हो तो हम क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इनपुट कितना था हमारा 1000 यूनिट्स का, उस पे हुआ हमें नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है 100 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस के बाद जब हमारा हो गया तो हमारे पास बचे 900 यूनिट्स। फिर एक हुआ है हमें अब नॉर्मल लॉस, वो कितने का था 200 यूनिट्स का। तो जो हमारे पास लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए यूनिट्स बची वो कितनी यूनिट्स बची 700, यानी कि फाइनल अवेलेबल यूनिट्स। तो हमारे पास फाइनल यूनिट्स हैं और नॉर्मल लॉस होने के बाद की यूनिट्स हैं। तो इन दोनों पे लगा देते हैं स्टार, क्योंकि इन दोनों का यूज होगा आने वाले क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्या था, मटेरियल कॉस्ट थी कितनी की थी 10,000। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा हमारा 10,000 यूनिट्स थी। अब जो हमारा मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल पे कितनी कॉस्ट आई होगी, अब हमारा मटेरियल कितना था यहाँ पे 1000 यूनिट्स थी, जिसपे 100 यूनिट्स का हमारा लॉस हुआ। उसके बाद कितनी बची 900, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल यूज हुआ है वो किस यूनिट्स पे हुआ है 900 यूनिट्स पे। तो जो हम कॉस्ट निकालेंगे उसकी वो भी हम निकालेंगे किस पे 900 यूनिट्स पर। तो ये हो जाएगा हमारा 11.11 रुपीज़। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कितनी की थी 7000। लेबर कॉस्ट पर यूनिट 7000 की लेबर थी, लेकिन अब लेबर ने जो काम किया होगा वो कितनी यूनिट्स पे किया होगा जितनी हमारी अवेलेबल यूनिट्स थी। यानी कि हमारा जितना भी मटेरियल का खर्चा होता है, मटेरियल कॉस्ट, वो हम कॉस्ट पर यूनिट जब निकालते हैं जब हम नॉर्मल लॉस माइनस कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो या फिर प्रोडक्शन की ओवरहेड्स निकालना हो, उसमें क्या करेंगे, जितनी हमारी अवेलेबल यूनिट्स होती हैं हम उसी यूनिट्स पे निकालते हैं। तो अब हम जब कॉस्ट निकाल रहे हैं किसकी लेबर की, तो हम यहाँ पे कितने यूनिट्स लिखेंगे 700 यूनिट्स। तो ये आ जाएगी हमारी 10 रुपीज़ पर यूनिट। इसके बाद दे रखा था हमें प्रोडक्शन ओवरहेड 42,000। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 42,000 दे रखा था। हम यूनिट्स कितने लेंगे 700 यूनिट्स पे, क्योंकि हमारी अवेलेबल यूनिट्स कितनी हुई लास्ट में अब नॉर्मल लॉस के बाद 700, और ये आ जाएगी हमारी 60 रुपीज़। अब देखते हैं हम टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है हमारा 11.11, 10 और 60, जो कि हो गया हमारा 81.11 रुपीज़। और यहाँ में क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा था 300 यूनिट्स का। तो हमारी हो जाएगी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई 81.11 रुपीज़ पर यूनिट, जो कि आएगा हमारा 24,333 रुपीज़ आंसर। अब क्या करते हैं, अब हम अपने आय से आए मटेरियल से इसके इलस्ट्रेशंस करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी which are neither similar nor interchangeable at the time of closing stock of its account for the year 2001 से 2002. The historical cost और net realizable value, historical cost मतलब हमारी cost और NRV हमें दे रखी है, of the items of the closing stock are determined as follows. What will the value of closing stock, closing stock की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, कॉस्ट और NRV which ever is lower। तो इसे यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं हम। पहले वाले में 40 और 28 विच एवर इज लोअर 28,
इसमें 32 दोनों लिखा है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। सी में 16 और 24, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28, 32 और 16, और इसी का यहाँ अगर हम टोटल देखें तो आ जाएगा हमारा 70, और इसी को अगर हम यहाँ टोटल कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 76 लैक्स। तो ये हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाते हैं, इलस्ट्रेशन 2। ये क्या बोला, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 40 लैक्स इन September 2001 टिल March 2002 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड। ओके, यानी कि हमें ओपनिंग दे रखा था स्टॉक हमारा 40 लैक्स, जिसमें कि 75 सोल्ड हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, माइनस कर देंगे हम 75%, कितना आया 10 लैक्स, और ये क्या हो गया क्लोजिंग। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है द कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लैक्स, तो ये हमारी यहाँ पे जो आई है वैल्यू, ये है हमारी कॉस्ट। आगे क्या दे रखा है हमें, द एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू। एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू क्या होती है हमारी, एनआरवी 11 लाख दे रखी है, एंड अ कमीशन एट 10% ऑन सेल्स इज पेबल टू एजेंट, यानी कि हम ब्रोकरेज दे रहे हैं, यहाँ पे कमीशन दे रहे हैं। और अब ये थी हमारी कॉस्ट की कैलकुलेशन। एनआरवी में हमने क्या बताया था कि हम माइनस क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी एक्सपेंस दे रखा हो तो 11 लैक्स माइनस 10% कमीशन, तो ये कितना हो जाएगा 9.9 लैक्स। अब हमें ये पता है हमारे पास कॉस्ट भी है 10 लैक्स, एनआरवी है 9.9 लैक्स। क्या करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी कि 10 लैक्स और 9.9 लैक्स, तो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9.9 लैक्स। इलस्ट्रेशन 2 भी हो गया हमारा। इसमें हमसे पूछा यही था, व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज एट 31 मार्च 2002, तो वो हम क्या डिस्क्लोज करेंगे 9.9 लैक्स। इलस्ट्रेशन 3 में हमें दे रखा है इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट 5% ऑफ इनपुट 5000 MT ऑफ इनपुट पर पुट इन प्रोसेस resulting in wastage of 300 MT. Cost per MT input is 1000. The entire quantity of waste is on stock at the year end. State with reference to accounting standard, how will you value the inventory in this case? सबसे पहले यहाँ पे हमें ओपनिंग में दे रखा है 5000 MT, फिर दे रखा है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्ट मतलब नॉर्मल लॉस, जो कि है 5%। तो हम 5% किसका निकालेंगे 5000 का, जो कि आ गया हमारा 250 MT, तो ये बचा 4750 MT। अब यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है रिजल्टिंग ऑफ वेस्ट 300 MT, यानी कि टोटल वेस्ट दे रखा है हमें यहाँ पे, टोटल वेस्ट कितना 300, और नॉर्मल कितना है हमारा 250, तो यानी कि अब नॉर्मल कितना हो गया हमारा 50 MT। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब नॉर्मल लॉस 50 MT, और ये है हमारे पास अवेलेबल MT। क्लियर। कॉस्ट दे रखी थी हमें क्वेश्चन में 1000 रुपीज, तो टोटल परचेज प्राइस क्या था 5000 मल्टीप्लाई 1000, ₹50 लाख। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस।
जब भी हम मटेरियल की कॉस्ट निकालते हैं तो जो अमाउंट हमारी नॉर्मल लॉस के बाद आती है हम वही अमाउंट लिखते हैं। तो हमारी प्राइस कितने थे 50 लाख और यूनिट्स कितनी थी 4750। तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आई 1052.63 रुपीज़। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, स्टेट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। हम अपनी इन्वेंट्री को कैसे करेंगे। ये 4750 जो हमारी अवेलेबल एम्प्टी थी यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा और इसी की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू 4700 मल्टीप्लाई 1052.63 और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा आंसर 49,47,361 रुपीज़ अप्रॉक्स। ये हमने अपना इलस्ट्रेशन 3 किया। अब इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में तो क्या देखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, जिसमें कि मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है हमें, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड पर कॉस्ट पर केजी दे रखा है हमें। यानी कि जो हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे वो हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ दे रखा है फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी 2 लाख केजी इज 20 लाख। और हमें कितने का फिनिश गुड्स की वैल्यू बतानी है 4000 केजीज की। ये कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है ऑलरेडी 200 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट गिवन है 40 रुपीज़, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ये भी गिवन है 20। फिर क्या दे रखा है प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस, फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस भी लिखेंगे हम पर यूनिट। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 20 लाख रुपीज़ थे और कैपेसिटी कितनी थी 2 लाख की। तो हम डिवाइड कर देंगे, कितना आया 10 रुपीज़ पर, कितना आया यहाँ पे 10 रुपीज़ पर केजी। और अगर हम इसे टोटल कर लें तो टोटल आता है हमारा 270 रुपीज़ पर केजी, जो कि हो जाएगा हमारा कॉस्ट पर केजी। हमसे क्या बोला था 4000 केजीज की हमें फिनिश गुड्स की वैल्यू बतानी थी। तो फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी हमारी 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 270 रुपीज़, जो कि हो जाएगी 10,80,000। यही हमारा आंसर है। तो इलस्ट्रेशंस हमने सारे कर लिए अपने ICI मटेरियल के। अब बारी है हमारी क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमारा, कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज़ अ नॉर्मल वेस्ट ऑफ 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, 4% नॉर्मल वेस्ट दे रखा है हमें। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 द कंपनी यूज 12,000 MT ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 150 रुपीज़ पर MT। एट द एंड ऑफ द ईयर 630 MT ऑफ वेस्ट वाज इन स्टॉक। यानी कि ये 630 कितना दे रखा है हमें, ये टोटल लॉस दे रखा है और नॉर्मल लॉस 4%। यानी कि जब हम इस 12,000 का 4% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको 630 से माइनस करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। The accountant wants to know how this waste is to be treated in the books. Explain in the context of accounting standard to revise the treatment of abnormal loss and normal loss and abnormal loss and also find out the amount of abnormal loss. इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पूछी है और बताना है हमें कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे ओपनिंग में कितनी थी 12,000। ओपनिंग में थी हमारी 12,000 MT। फिर हुआ हमें नॉर्मल लॉस 4% ऑफ 12,000।
480 MT। तो ये आ गया हमारा 11520 MT। अब हमें क्या दे रखा था, 630 हमारी कितनी थी टोटल वेस्ट, यानी कि टोटल वेस्ट अगर हमारा 630 है, नॉर्मल लॉस हमारा 480 है, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, 150 यूनिट्स माइनस एबनॉर्मल लॉस 150 MT। तो हमारी वैल्यू कितनी आई क्लोजिंग स्टॉक की, 11370 MT। क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन हमसे पूछा कितना था, हमें एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बतानी थी और ट्रीटमेंट बताना था नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का। हमें क्वेश्चन में गिवन थी कॉस्ट, अब वो कॉस्ट कितनी थी हमारी 150 पर MT। तो टोटल परचेज MT कितनी थी हमारी 150 मल्टीप्लाई टोटल यूनिट्स थी हमारी 12,000। तो टोटल प्राइस कितना आ गया हमारा 18 लाख। अब क्या करते हैं हम, कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जितना भी टोटल प्राइस था उसको किससे डिवाइड करेंगे हम, नॉर्मल लॉस की बाद वाली यूनिट से, यानी कि 1120, यानी कि 11520 डिवाइडेड बाय 11520। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 156.25 रुपीज। अब हमसे क्या पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के हमने यूनिट्स कैसे निकाले, 150 यूनिट्स थी, ये कैसे निकाली थी ये भी देख लेते हैं हम पहले। टोटल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। टोटल लॉस हमें क्वेश्चन में गिवन था 630 MT, 630 MT। नॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट किया था 480 यूनिट्स, यानी कि 480 MT प्लस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 630 माइनस 480 इक्वल टू 150 MT, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी हमारी 150 मल्टीप्लाई 156.25 कॉस्ट पर यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23437.5 रुपीज़। ये थी हमारी यहाँ पे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब इसका हमें ट्रीटमेंट बताना था कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। इट increase the burden of cost on remaining units। ये हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। और एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स forming part of inventory as on 31st March 2001. His factory produced product X using raw material A। यानी कि प्रोडक्ट X क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, और रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं हम A।
इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पहला पॉइंट में दे रखा है 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज करा है हमने 120 पे, ये हमारी कॉस्ट दे रखी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी कौन सी हो गई, प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल ए किसकी 31 मार्च 2001 में 90 रुपीज़ दे रखी है। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल के लिए कि कॉस्ट और एनआरवी कौन सी है, कॉस्ट हमें गिवन है और एनआरवी फिनिश गुड्स की देख के। अगर हमारे फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट से तो अलग ट्रीटमेंट होगा, और सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट से तो अलग ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, यानी कि हमारे वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही है। सेमी फिनिश गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर टिल डेट 260 यूनिट्स। यहाँ पे हमें कॉस्ट दे दी हमारी, यानी कि 260 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट। जब हमने ये पढ़ा था कि हम वैल्यू कैसे करते हैं अपनी इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल की वैल्यू और वर्क इन प्रोग्रेस की, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी हमें एडिशनल कॉस्ट दे रखी हो वर्क इन प्रोग्रेस की, तो भी हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले फिनिश गुड्स में जाएंगे, फिनिश गुड्स की वैल्यू देखेंगे हम कि उसकी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और उसकी जो लोअर अमाउंट आएगी उसमें देखेंगे हम कि जो एडिशनल कॉस्ट हमें वर्क इन प्रोग्रेस की दे रखी है उसे माइनस करेंगे, फिर कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करेंगे। और लास्ट में क्या दे रखा है, 15,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड 320 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है 320 पर यूनिट और उसकी एनआरवी दे रखी है 300 पर यूनिट। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उसे लिखेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की। पॉइंट नंबर 1, रॉ मटेरियल ए है जिसकी यूनिट्स हैं 600, कॉस्ट है 120 रुपीज़ और यही उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है हमें 90 रुपीज़ पर यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस जिसकी यूनिट्स हमें गिवन है 500 और कॉस्ट गिवन है हमें 260 पर यूनिट और एक एडिशनल कॉस्ट भी है 60 पर यूनिट की। एडिशनल कॉस्ट 60 पर यूनिट। फिर हमें दे रखा है फिनिश प्रोडक्ट यानी कि 1500, यूनिट्स हैं 1500, यहाँ यूनिट्स हमें 1500 दे रखे हैं जिसकी हमें कॉस्ट और एनआरवी भी गिवन है। कॉस्ट क्या है हमारी 320 और एनआरवी हमारी 300। तो इसका तो सिंपल है, इसमें क्या लेंगे हम, विच एवर इज लोअर। तो इसमें लोअर क्या दे रखा है हमें 300 यानी कि एनआरवी। अब सबसे पहले हम बनाते हैं एक टेबल। सबसे पहले लिखेंगे हम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन कौन सी थी हमारी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। फिर लिखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स कितनी कितनी थी, रॉ मटेरियल में 600, वर्क इन प्रोग्रेस में 500 और फिनिश गुड्स में 1500। यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट, यहाँ एनआरवी और यहाँ वैल्यूएशन। कॉस्ट भी हमें सबकी पता है, रॉ मटेरियल की 120, वर्क इन प्रोग्रेस की 260 और फिनिश गुड्स की 320। अब हम एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। एनआरवी फिनिश गुड्स की हमें पता है 300, यहाँ लिख देंगे हम 300। अब इसकी वैल्यूएशन हमें चेक करनी है। हमने क्या देखा था, अब रॉ मटेरियल की एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए हम वापस अपने पॉइंट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमें कैसे करना था।
हमने क्या देखा था कि हम रॉ मटेरियल कैसे चेक करते हैं कि जब हमारी फिनिश गुड्स की अगर वो सेल्स ज़्यादा और कॉस्ट कम है तो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, और वहीं अगर सेल्स वैल्यू ज़्यादा है और सेल्स वैल्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस पे चेक करेंगे। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इस वाले क्वेश्चन में देखा हमारी जो फिक्स्ड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और सेल्स वैल्यू कम है। जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है और सेल्स वैल्यू कम होती है तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हम कॉस्ट पे या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर उस पे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, इस वाले केस में हमारे फिनिश गुड्स सोल्ड जो हो रहा है वो कम पे हो रहा है और कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। सेल्स वैल्यू थी हमारी 300 और कॉस्ट थी हमारी 320। तो इस वाले केस में हमने क्या देखा था, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। और यहाँ क्या देखेंगे, कॉस्ट हमारी 120 है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 90। तो हमारी वैल्यू ऑफ, यानी कि हम ये NRV कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। तो इस टेबल में हम अपनी रॉ मटेरियल की NRV कितनी लिखेंगे 90। अब यहाँ पे हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा था कि फिनिश प्रोडक्ट में हम चेक करेंगे सबसे पहले कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इसमें क्या था 300, यानी कि फिनिश गुड्स में हमारी NRV थी लोअर वैल्यू जिसकी कितनी थी 300। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट आती है ये हम अपने फिनिश गुड्स की NRV से माइनस करेंगे, -60 तो कितना आया 240। तो ये हो जाएगी हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की NRV 240। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने वर्क इन प्रोग्रेस की NRV कैसे निकाली। सबसे पहले हमने अपने फिनिश गुड्स को देखा कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट और NRV इन दोनों में से क्या लोअर है। जो भी लोअर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे एडिशनल कॉस्ट जो भी हमारे वर्क इन प्रोग्रेस की होगी। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो हो जाएगी हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की NRV। कॉस्ट हमें गिवन है 260 और NRV कितनी हो जाएगी 240। तो हमने यहाँ पे वही लिख दिया 240। अब हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट और NRV इन दोनों में से क्या लोअर है और जो भी अमाउंट आएगी उसको हम इस यूनिट्स में से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का देखते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। यहाँ पे 120 और 90 दे रखा है यानी कि 90। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 600, ये हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल यानी कि 54,000। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ NRV विच एवर इज लोअर 240। तो हम यहाँ करेंगे 500 मल्टीप्लाई 240, ये हो जाएगा 1,20,000। और ऐसे ही फिनिश गुड्स में 320 और 300 विच एवर इज लोअर 300। तो यहाँ करेंगे हम 1500 मल्टीप्लाई 300, तो वैल्यू आएगी हमारी 4,50,000। और यहाँ देखेंगे हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनका टोटल करके हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये वैल्यूज थी हमारी 54,000, 1,20,000, 4,50,000। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6,24,000 रुपीज़ हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है हमें, ऑन 31 मार्च 2001 ए बिजनेस फर्म फाइंड्स दैट कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट्स, यानी कि हमारी वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात दे रखी है, ऑन द डेट इज 530 रुपीज़। ठीक है, द यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय इतना, एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 530 रुपीज़ और उसी पे एडिशनल कॉस्ट लगी है हमारी 310 रुपीज़। ओके, द फिनिश यूनिट्स कैन बी सोल्ड 750, सेल्स प्राइस दे रखा है हमें 750 रुपीज़ का। और उसके बाद जिसपे क्या हो रहा है, पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज लग रहा है 4% का। ओके, @ 4% ब्रोकरेज
ऑन सेलिंग प्राइस द फर्म seeks your advice regarding the amount at which unfinished units should be valued as at 31st March 2001 for preparation of final account. Okay, assume that the partly finished unit cannot be sold in semi-finished and its NRV is 0 without processing it further. हमें यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी दे रखी है, एडिशनल कॉस्ट भी दे रखी है और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 750 और ब्रोकरेज दे रखा है, यानी कि ये किसका दे रखा है हमें फाइनल प्रोडक्ट का और ये दे रखा है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का। तो ये हमारी एनआरवी दे रखी है हमें और एनआरवी को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। तो ये हो गया हमारा 750 माइनस 4%, तो ये आ गया हमारा 720 हमारी एनआरवी। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी थी, तो वर्क इन प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो हमारी कॉस्ट थी 530 और एडिशनल कॉस्ट जो हमें 310 दे रखी है वो हम किस में से माइनस करेंगे, फाइनल गुड्स की एनआरवी से। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम यहाँ पे कॉस्ट क्या लिखेंगे अपनी 530 रुपीज़ और जब हम एनआरवी लिखेंगे हम अपनी तो क्या करेंगे, हम फिनिश गुड्स की एनआरवी से क्या माइनस कर देंगे, अपनी वर्क इन प्रोग्रेस की एडिशनल कॉस्ट जो कि था हमारा 720 माइनस 310। तो ये हो जाएगा हमारा 530 रुपीज़ और 410 रुपीज़। अब इन दोनों में से क्या देखेंगे हम, विच एवर इज लोअर। ये कितना होगा हमारा 410 रुपीज़ पर यूनिट। जो अमाउंट आई है हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की वो है 410 रुपीज़ और यही हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हमने सारे इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए और सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए अपने आईसीआई मटेरियल के। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।